जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे उसका हम लोग वीडियो देख रहे हैं। उसमें आपका ये 10th नंबर का वीडियो है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब है? तो 13 सितंबर को। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और जो टेस्ट सीरीज़ कराया जा रहा है आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जो काफ़ी अच्छा है। उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको वहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और आपको जो ग्रुप में है कैसे इनरोल होना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको वहाँ दे दी जाएगी, तो जाइए अब जल्द से जल्द। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ पे से देख लीजिए और पता कर लीजिए। चलिए, आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 10 और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है एडिटोरिया टेस्ट सीरीज के नाम से। उसमें टोटल 9 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाइए और वहाँ देख लीजिए। उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो और एक ही बार में आपको सारा वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और बताना है कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोनों ही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पूर्वी जेट स्ट्रीम जो शीत मानसून नहीं होता है, बल्कि ये गर्मी मानसून होता है, ठीक है। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होता है आपका, ये शीत मानसून होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों का उनके कोपेन वर्गीकरण के से मिलान करना है और बताना है कौन सा इसमें सही दिया गया है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का बी। क्या है देख लीजिए। तो CWG हो जाएगा गंगा का मैदान और पूर्वी राजस्थान, ठीक है, सही है। आगे देखेंगे BSHW, ये किसका हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी गुजरात का। AS किसका हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। और AMW हो जाएगा आपका भारत का पश्चिमी तट, गोवा का दक्षिणी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु का विशेषता को प्रदर्शित करता है? कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपके लिए 3, यानी कि कौन? दिल्ली, ठीक है। कौन करता है? दिल्ली। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता गर्म ग्रीष्म काल और बहुत ठंडी सर्दियों होती है। दिल्ली और पंजाब सहित उत्तरी मैदान में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समुद्री प्रभाव से दूर क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। आगे है, हिमालयी ठंडी हवाओं और मानसूनी वर्षा को रोककर इस जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अक्टूबर की गर्मी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। क्या कारण होता है? आंसर हो जाएगा मानसून के बाद उच्च आर्द्रता और तापमान में वृद्धि के कारण। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा इसमें गलत है। गलत कथन चुनने हैं आपको। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें गलत नहीं है, यानी कि सारे सही है। क्या है? यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, ठीक है। जुलाई में आपका ITCZ 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है, जिसे मानसून गर्म हो जाता है, मानसून गर्त कहा जाता है। सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 6, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो हम लोग देख रहे थे 6, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 7, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 7, निम्नलिखित युग्म पर युग्म का मिलान करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना है, क्या सही है इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि 312। क्या हो जाएगा? 312, यहाँ पे 312, यानी कि तमिलनाडु तट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लौटता हुआ मानसून। सही है। पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका पर्वतीय वर्षा और आपका सी हो जाएगा, यानी कि पंजाब हरियाणा हो जाएगा आपका चक्रवाती वर्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पहला और दूसरा आपके सत्य दिए गए हैं। पहला दूसरा आपका सत्य, यानी कि वे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। सही है। वे सर्दियों के दौरान पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी का कारण बनते हैं। ये भी आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन है आपका ए, भारत के अधिकांश उत्तरी भागों में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और आर है आपका कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सही कोड का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ए आर और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। और सही व्याख्या नहीं करता। आर जो है आपका ये वाला, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है?
तो 10 से देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि आम्र वर्षा मानसून के पहले होती है। कब होती है वो? आपका अप्रैल और मई के महीने में। आगे देखेंगे, भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाई जाती है। यह कथन संबंधित है किस चीज़ से? आंसर हो जाएगा 11 का आपका ए, यानी कि केवल एक, यानी कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पे, जेट स्ट्रीम और भारतीय जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी इसमें सही नहीं है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन हम लोग 13 की ओर चलेंगे। यहाँ देख लीजिए, अल नीनो की विशेषता क्या है, आपको बताना है। 13 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि होती है, इसे हम लोग कहते हैं अल नीनो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। 14, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही है। क्या है? तो अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है, सही है। अल नीनो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन में देरी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर। वो प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? 15, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी, यानी कि व्यापारिक हवाओं और वॉकर परिसंचरण का कमज़ोर होना, ये आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन 16। पूछा है कथन कौन सा इसमें सही है और कौन सा आपका गलत दिया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ला नीना घटनाएं आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में वृद्धि का कारण बनती है। हम लोग ने ऊपर देखा अल नीनो जो है वर्षा को कमी कर देती है, वर्षा होने नहीं देती है, और यहाँ पे ला नीना जो है घटनाएं आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में वृद्धि का कारण बनती है। ठीक है, आगे चलिए। ला लीना पूर्वी व्यापारिक हवाओं को मजबूत करता है जो उपमहाद्वीप पर मानसून के प्रभाव को बढ़ाता है, ये आपका सही है। 17, तमिलनाडु तट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। 17, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, यानी कि तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया के क्षेत्र में स्थित है। आगे चलिए 18 नंबर, गंगा के मैदान में निम्न दाब की द्रोणी दक्षिणी की ओर बढ़ने लगती है तथा आसमान साफ हो जाता है तथा तापमान में वृद्धि के साथ आर्द्रता भी बढ़ जाती है। सही परिघटना आपको चुनना है। 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा लौटता हुआ मानसून। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर 19 है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। पूछा इसमें गलत कथन क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा वाला आपका जो इसमें गलत है, ये वाला आपका गलत है, बाकी सही उसे देख लीजिए कम से कम। सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट तथा उत्तर पूर्व में उप हिमालय क्षेत्र में होती है। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये आपका दोनों सही, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का आपको चयन करना है। क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा वाला। एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? भारत में ही है। आगे चलिए 21, निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क खदान है? 21, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि कुद्रेमुख, बैलाडीला और बादाम पहाड़। ठीक, आगे चलिए। बालाघाट, शिवमोग्गा, सुंदरगढ़ की खदानें किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको 22, इसका आंसर हो जाएगा सभी किससे है? आंसर हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा मैग्नीज से। आगे है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और गलत कथन का आपको चयन करना है। इसमें गलत कथन क्या है? 23, किसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा वाला आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा होता है। महाराष्ट्र में कोलबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा आदि बॉक्साइट के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे चलिए 24, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे बी, यानी कि कौन है? मध्य प्रदेश। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवरक उत्पादक क्षेत्र है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कोडरमा, गया, हजारीबाग का पठार। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग चलते हैं। कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी है, यानी कि भारत में ब्यूटेनस प्रकार के कोयले का भंडार अधिक है, सही है। झाड़िया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, झड़िया।
उसके बाद रानीगंज। आगे है सिंगरौली, कोरबा, नेवली, तलचर आदि कोयला खदानें हैं। आगे चलिए 27, जोड़ों का मिलान करना है। हाँ देखेंगे 27, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में मिलते हैं। तृतीयक कोयला आपको कहाँ मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा असम और मेघालय में। लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलेगा, तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र में। और लास्ट आपका बिटुमिनस कोयला कहाँ मिलेगा, तो आप आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी में। आगे चलिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, इसका आंसर है यहाँ पे दोनों सत्य दिए गए हैं, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में विभाजित है। पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट में विभाजित है। आगे चलिए 29, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान बैक वाटर और कयाल के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि मालाबार तट। 30, निम्नलिखित द्वीपों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है 30, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, 4213, यानी कि पहले हो जाएगा उत्तरी अंडमान, उसके बाद हो जाएगा छोटा अंडमान, उसके बाद हो जाएगा आपका कार निकोबार, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि महान निकोबार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। 31, इसका आंसर दिया गया है बी, ये आपका गलत है, यानी कि कार निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा से सबसे करीब स्थित है, ये आपका गलत है। चलिए, यहाँ पे जो कार निकोबार है ना, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे कार निकोबार की जगह क्या होगा, ग्रेट निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। कार निकोबार द्वीप नहीं। ठीक है, कौन है वो, आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। यहाँ पे अगर आप ग्रेट निकोबार कर लीजिएगा तो आपका समझ लीजिए कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही दिए गए हैं। 32, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही दिया गया है, यानी कि बुंदेलखंड पठार जो है आप कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश में। 3 हो जाएगा कर्नाटक पठार कहाँ पे है, तो दक्कन पठार का पश्चिमी भाग। आगे चलिए 33, पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में इस नाम से जाना जाता है, बताइए क्या। 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे 34, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच विशेषताओं के आधार पर कितने समूह में विभाजित किया जाता है। 34 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 3। ठीक है, यानी कौन कौन है, तो पहला आप नोट करेंगे दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य हाइलाइट्स, तीसरा है पूर्वोत्तर पठार। ठीक है, 3 हो गए। आगे चलिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनकी सर्वाधिक ऊंची चोटियों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 4 3। पहले क्या है आपका, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको केरल और तमिलनाडु में मिलेगा। चलिए, पहला क्या है आपका, तो हमने आंसर क्या बताया, पहला का 1, यानी कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा आपको, जो कहाँ मिलेगा, केरल और तमिलनाडु के तट में मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, दूसरा क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका। तीसरा क्या दिया गया है, तो शिवराय पहाड़ियाँ, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, तो नल्ला माला पहाड़ियाँ, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर पठार की भूवैज्ञानिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, 1 2 3 जो आपका सही दिए गए हैं, यानी कि यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस से बना है। पठार कई देशों और घाटियों द्वारा विच्छेदित है। यहाँ टेक्टोनिक अस्थिरता के संकेत दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। निम्नलिखित में को मध्य हाईलैंड्स के भीतर पश्चिमी से पूर्वी की ओर व्यवस्थित करें, कौन है इसका आंसर। 37 का इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, यहाँ देख लीजिए 37 का आंसर क्या है बी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 38। ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो पूछा है कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं इसमें। 38 का आंसर क्या दिया गया है,
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई जो है आपका 4000 मीटर है। ये आपका जो आपका सही नहीं है, ठीक है। इसकी औसत जो ऊंचाई है आपका 4000 मीटर, वो आपका सही नहीं दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 देख लेते हैं। हिमालय के सिंटिक्लियस किसियल बेड निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। कहाँ पे है ये आपका? 39 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए, यानी कि नंगा पर्वत और नामचा बरवा। नंगा पर्वत और नामचा बरवा। चलिए ये आपका हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय के क्षेत्रीय विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। हम आगे चलते हैं, डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 41 देखेंगे। निम्नलिखित हिमालयी दर्रों का उनके स्थानों से मिलान करना है, बताना है कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे 41। इसका आंसर हो जाएगा ए, 213। 41 का क्या हो जाएगा? 213, यानी कि जो जिला कहाँ पे आपको मिलेगा, तो जम्मू और कश्मीर में। रोहतांग कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ मिलेगा आपको? सिक्किम में। आगे है, हिमालय की जलवायु विविधता में कौन से कारक योगदान करते हैं, आपको बताना है। तो 42, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि ऊंचाई में भिन्नता, पर्वत श्रृंखलाओं का अभिविन्यास और अक्षांशीय विस्तार और समुद्र से दूरी। आगे है 43, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। 43 का आंसर हो जाएगा ये आपका है डी, यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्वी में ब्रह्मपुत्रा घाटी तक फैला हुआ है। हिमालय दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। क्या है इसमें सही? तो 44 का केवल एक ही आंसर आपका जो इसमें सही दिया गया है, ठीक है, ये वाला। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। 45 हम लोग देख रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्राकृतिक गैस। आगे चलिए 46 क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, यानी कि बी आंसर आपके यहाँ पे सही दिया गया है। बी वाला आपका सही है। क्या है देख लीजिए। तो बाड़मेर बेसिन कहाँ पे है आपका? तो क्या है? तो कच्चा तेल का स्रोत है ये आपका। नरोड़ा क्या है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए। और मुपंडल क्या है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है। आगे है 47, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को उनके कार्बन पद चिन्ह के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो 47 देख लेते हैं। इसका आंसर दिया गया है आपका ए। पहले क्या होगा? 3, यानी कि पवन, उसके बाद हो जाएगा सौर, उसके बाद हो जाएगा प्राकृतिक गैस, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा आपका यहाँ पे कोयला। आगे चलिए 48, निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थानों के साथ मिलान करना है। 48 देख लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे जो सामने सही दिए गए हैं। क्या है? तो लोहा और इस्पात हो जाएगा जमशेदपुर, सॉफ्टवेयर हो जाएगा बेंगलुरु, सूती कपड़ा हो जाएगा मुंबई, जहाज निर्माण हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे चलते हैं 49 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, जो है आपका वो, यानी कि जौ जो है खरीफ फसल नहीं है। यहाँ जान लीजिए कुछ, जो खरीफ फसल है आपको कब होता है, तो जून सितंबर में। रबी होता है अक्टूबर मार्च में, और जायद हो जाएगा अप्रैल और जून में। खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका चावल। मान लीजिए चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर। और रबी फसल में क्या हो जाएगा? गेहूँ, चना, रेपसीड, सरसों और जौ। और जायद में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सब्जियां, फल और चारा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेंगलुरु तमिलनाडु का क्षेत्र जिसको बोलते हैं। आगे देखेंगे 51, निम्नलिखित का मिलान करना है। 51, इसका आंसर दिया गया यहाँ पर सी, यानी कि 4213, 4213, ठीक है, ये इसका आंसर है। यानी कि पहली जूट मिल कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा आपका रिसरा में, ठीक है। कहाँ पे? रिसरा में। इसको ने पहला कारखाना स्थापित किया पे कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा आपका हरिपुर में। तीसरा है, पहला बंदरगाह आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में, ये वाला। आगे है, पहला आधुनिक कपास मिल कहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुंबई में। आगे चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं थी। 52 आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि खेती के क्षेत्र का विस्तार। खेती के क्षेत्र का विस्तार। आगे है, निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करना है। 53 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। यहाँ आपको थोड़ा छोटा करना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर था। ए का हो जाए, बोले इसका हो जाएगा दूसरा वाला।
यानी कि स्थानांतरण खेती हो जाएगा, जंगलों में छोटे छोटे हिस्सों में किया जाता है अभ्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। बागान कृषि किसे कहते हैं? चलिए, हाँ, बागान कृषि किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ एकल कृषि। आगे गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका छोटे भू क्षेत्र पर उच्च श्रम निवेश। और आगे वाणिज्यिक खेती किसे कहते हैं? उच्च पूंजी निवेश, कम श्रम निवेश। ठीक है, आगे चलिए 54 को हम लोग देख लेते हैं। 54 है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? 54 का आंसर हो जाएगा ए। 54 का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। आगे चलिए 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन क्या है? हम लोग यहाँ देखेंगे 55, तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलिए 56 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का बताना। असत्य कथन क्या है? 56, आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। यहाँ पे दूसरा और तीसरा असत्य है, सही क्या है ये? यानी कि हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। आगे है 57 नंबर, देख लीजिए। क्वेश्चन 57 है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? 57 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपर ऊपरी मृदा, बालू गाद कले के साथ उपमृदा, अपक्षेत्रा चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टानें। आगे 58, मृदा निर्माण की दर को क्या प्रभावित करता है? 58 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। यहाँ पे चारों हो जाएगा। आगे चलिए 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा 59 का ए, यानी कि पहला वाला, यानी कि क्या है, ये आपका गलत है। सही वो जान लीजिए, यानी कि महान हिमालय का क्रोट ग्रेनाइट का बनता है, क्रोट ग्रेनाइट का बना है। आगे चलिए 60, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन आपको बताना है 60। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। 60 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि दूसरा। क्या है? तो कंचनजंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की स्थिति भारत में है। ये आपका जो है आपका क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें अन्नपूर्णा नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पे आप जो आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा, ये आपका नेपाल में, ये तो मान लें भारत में, ठीक है, पर ये आपका नेपाल में है, इसलिए दोनों को मिलाकर पूछा, इस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, गुरुला मान्यता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। ये आपका दूसरा वाला आपका सही दिया गया। ठीक है, अन्नपूर्णा कहाँ पे हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका नेपाल में। अगर मान लीजिए आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, आगे चलिए 61, कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन आपको बताना है। 61 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और अरावली की पहाड़ियाँ भारत की प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं। आगे है, गलत कथन का आपको चयन करना है 62। आंसर हो जाएगा पहले वाला आपका गलत है, बाकी सही से गलत है, छोड़ दीजिए, बाकी सही को जान लीजिए। तो सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। ये तीनों सही जान लीजिए। आगे 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा वाला। ये आपको असत्य से छोड़ दीजिए, सही को जान लीजिए कम से कम। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। आगे चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न विशेषताएं किस प्रकार के वनस्पति की हैं? ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में, बी वाला हो जाएगा। यानी कि क्या है, यह वृक्ष झाड़ियाँ व लताएं उगाती हैं, सही है। इन वनों में अबुनस के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये किसके लिए कहा गया? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 65 का ए, केवल एक। ठीक है, केवल एक जो है आपका इसमें गलत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 66, भारतीय वनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 66 का आंसर हो जाएगा तीसरा और पांचवा, यानी कि कौन सा कथन असत्य है? कथन क्या पूछा है इसमें, कथन सत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, तीसरा और पांचवा नंबर का जो है आपका सत्य दिया गया है, उसे देख लीजिए। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। आगे है, ये वाला तो सही हो गया। पाँचवा नंबर देख लीजिए, कत्था बनाने के लिए उपयुक्त
खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे चलिए 67। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है, आपको वो बताना है। 67, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास और लाइकेन। आगे चलिए 68। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है वह इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस मिट्टी के संबंध में हैं? 68 के बारे में कहा गया, तो ये आंसर हो जाएगा कि आपका लेटेराइट मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, सत्य कथन क्या है? कोई भी नहीं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन करना है। 71 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। आगे चलिए 72 की ओर। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? 72 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलिए 73। सूची मिलान करना है, पहला और दूसरा नदी है और बांध है आपका। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? 73, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध, यहाँ पे देख लीजिए, मैच कीजिए। चंबल हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर, यहाँ पे आप मैच कीजिए। चंबल हो जाएगा राणा प्रताप सागर। आगे कृष्णा नदी कहाँ पे हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नागार्जुन यहाँ पे, और यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा। चलिए इसे फिर से बना लीजिए। नर्मदा हो जाएगा आपका ओंकारेश्वर, यहाँ पे देख लीजिए। चंबल ये आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर, ये वाला। कृष्णा हो जाएगा आपका नागार्जुन, ये वाला। कावेरी हो जाएगा आपका मेट्टूर बांध। 74 देख लीजिए। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी से, बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोडेडेंड्रॉन सिल्वर फर जूनिपर किस प्रकार के वन से संबंधित है? 75 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्वतीय वन से। किससे? सी हो जाएगा पर्वतीय वन से। आगे है 76। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 76 और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये आपका 2, यानी कि पूछा है किसने, कितने कथन गलत दिए गए हैं, तो ये दूसरा वाला और ये आपका तीसरा वाला गलत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पहला वाला ही केवल सही है, ये दोनों आपका गलत दिए गए हैं। ठीक है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है, केवल यही वाला सत्य है। चलिए आगे चलते हैं 78 नंबर को। 77 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। 77 तो और असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य क्या है? तो यहाँ पे सी वाला असत्य क्या है, दोनों। ठीक है, क्यों देख लेते इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई, सही है, यहाँ पे 15 दिया गया है। ठीक है जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। ठीक है, देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष की आयु, यहाँ पे देखेगा 15 से 29 है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है 35। इस कारण से ये दोनों कथन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये अब 15 की जगह 14 होगा और यहाँ पर 35 से लेकर आपका 29 के बीच होगा। ठीक है, आगे चलिए 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1961 से लेकर 71 के बीच का। आगे देखेंगे 79 आप एक सेकेंड, हाँ 79 देख लीजिए। पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमर, कृत्रिम रेशो, कीटनाशक और इलेस्टोमर्स को। आगे चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? 80 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा वाला, ये आपका गलत है, बाकी सही है। इसमें कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, लौह अयस्क और सिलिका का प्रयोग होता है और भारत में सीमेंट उद्योग की मेखला बिहार से मध्य प्रदेश तक का फैली हुई है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 है, लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? 81, तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
यानी कि चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट और मैंगनीज। आगे चलिए क्वेश्चन 82। भारत में के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? 82 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा, यानी कि बी आंसर सही है। आगे चलिए, निम्न में से किस मृदा में लोहे और सिलिका की प्रधानता होती है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाल और पीली मृदा। आगे है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था की स्थापना किस वर्ष, कहाँ पे और किस वर्ष की गई थी? 84 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। 84 का आंसर हो जाएगा भोपाल। कब? 1982 में। आगे चलिए, भारत के 18वें जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 85 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जिम कॉर्बेट पार्क। 85 का क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट पार्क। आगे, भारत में पहली बार बाघ गणना कब की गई थी? तो 86 कब हुआ था? तो 1972 में। आगे है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यानी कि ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी है? 87 का आंसर हो जाएगा आपका प्राणहिता। आगे है, गलत मिलान का आपको चयन करना है। नगर है और उसके नदी दी गई है, गलत मिलान कौन सा है आपको? 88 देख लीजिए पहले यहाँ पे। आंसर हो जाएगा उज्जैन नर्मदा। ठीक है, उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ना कि नर्मदा नदी के किनारे। 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। असत्य क्या है? डी, यानी कि 1 2 3। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 90 मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 2 1 दिया गया है। 3 2 1, इनको उल्टा ही मान लीजिए। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ हो जाएगा? मैसूर और ब्रह्मपुर। केंद्रीय ईरी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा 2, यानी कि मेहंदी पाथर मेघालय में। और केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? रांची झारखंड में। 91 है, देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? 91 आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, डी हो जाएगा आपका भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 92 जलप्रपात है और नदी है, तो आपको मैच करना है। इसमें पूछा है गलत मिलान का चयन करें। गलत कौन सा है इसमें? तो आंसर हो जाएगा अमृतधारा नर्मदा। ठीक है, अमृतधारा हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में से, यहाँ पे कहाँ किस नदी पे है? तो हसदेव नदी पर, नर्मदा नहीं होगा, हसदेव। और ये कहाँ पे है आपका? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे चलिए 93 असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य 93 यहाँ देख लीजिए, डी हो जाएगा आपका असत्य, यानी कि अष्टमुडी झील तमिलनाडु के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। ये आपका गलत दिया है। 94 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से उपस्थित है? 94 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जौनसारी। आगे है, सिंथेटिक मानचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? 95 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 और 4 5 को, 1 2 4 और 5 को, यानी कि जनसंख्या घनत्व मानचित्र, वर्षा वितरण मानचित्र, ऊंचाई नहीं होगा। ठीक है, परिवहन नेटवर्क मानचित्र और भाषा धर्म या जनजाति समूह के वितरण मानचित्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 है, निम्न में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है? 96 इसका आंसर आप बताएंगे कि मैं बता दूँ? आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। 96 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 3 और 4। 1 3 और 4 यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आगे चलिए 97 भारत में लव ऐश निम्न में से किस क्रम की शैलियों में पाया जाता है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धारवार। आगे है 98 असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो असत्य क्या है इसमें? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि कृष्ण नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। ठीक है, 1310 किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 99 देखेंगे अब हम लोग। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका आंसर आप सभी को मालूम है, डी आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। 100 नंबर क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चुना पत्थर के लिए। आगे 101 बिहार बजट 25-26 के संदर्भ में बिहार सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय अनुदान का सही अवरोही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा 101। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि केंद्रीय। चलिए यहाँ पर डी, केंद्रीय करों में राजकांश, राज्य सरकार के कर राजस्व, लोक ऋण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। ये आपका सही क्रम था। 102 बिहार बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि दोनों सत्य क्या है। बजट 25-26 में बिहार सरकार ने लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 38,169 करोड़ रुपये अधिक है।
आगे चलिए 103, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन करना है। कोई भी सत्य नहीं, आगे चलते हैं। 104 देख लीजिए। बिहार सरकार ने बजट 25-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी कि फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? 104। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 2.98। आगे है बजट 25-26 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 की योजनाएं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 5,972 करोड़ रुपये। आगे चलिए 6, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य क्या है देख लीजिए। बिहार बजट 25-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 828 रुपये होने का अनुमान है और वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2023-24 से कितने % कम रही? तो आंसर हो जाएगा 13% कम थी। 107 नंबर देखेंगे। बिहार बजट 25-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। सत्य क्या है? इसमें दोनों ही सत्य है। आगे है वित्त वर्ष 23-24 में सेवा क्षेत्र में 10.8 के वृद्धि का अनुमान है और वित्त वर्ष 23-24 में कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 24, 18 और 58% योगदान है। आगे चलिए 108 नंबर। बिहार बजट 25-26 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा सभी कथन असत्य यहाँ पे। ठीक है, पूछा सत्य पर यहाँ पे सभी कथन जो आपका असत्य दिए गए हैं। 109 देखेंगे। बिहार बजट 25-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कुल कितना सार्वजनिक ऋण है? तो बताइए 109। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 3,32,740 करोड़ रुपये। आगे चलिए बिहार बजट 25-26 में उल्लेखित घोषणाओं के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दें। सत्य कथन का आपको चयन करना है। 110 नंबर देखेंगे। आंसर हो जाएगा सी, 234 यानी कि सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप, पटना में महिला हाट, सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट। आगे है क्वेश्चन 111। क्वेश्चन 111 देखेंगे। हाल ही में अनुमोदित डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक के कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव नक्शे, बोई हुई फसलों की रजिस्ट्री। आगे है 23वें विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 112 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 यानी कि इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। किसके बारे में बात हो रही है? तो विधि आयोग के बारे में। 23 नंबर का आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और ये एक गैर सांविधिक निकाय है। आगे चलिए 113 नंबर। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि पश्चिम बंगाल। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है, यानी कि यह केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जा सकता है। एमपॉक्स एक जेनेटिक रोग है। क्या है ये? एक जेनेटिक रोग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 115 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। क्या किया है? श्री विजयपुरम। आगे है प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि के में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? आंसर बताइए। 116 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। आगे है IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि अबू धाबी में। आगे चलिए क्वेश्चन 118 देख लेते हैं। 118 है आपका, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि कहाँ पे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये केवलादेव कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसी को ध्यान में रखिएगा। आगे 119 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन करना है। यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य क्या है? तो चक्रवात असना 1976 के बाद अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात होगा। कब बना था? पहले 1976। इसकी उत्पत्ति गुजरात की भूमि पर हुई है। किसका? आंसर हो जाएगा असना। आगे है 120 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम क्या थी? 120 इसका थीम क्या था बताइए। आंसर हो जाएगा आपका शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी कि आंसर हो जाएगा। आगे है भारत तथा डैश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित कहाँ में किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ओमान के संग कहाँ पे हुआ? ओमान में ही हुआ है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? आंसर हो जाएगा आपका मेक्सिको। कौन है वो आपका? मेक्सिको। आगे है टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए
भारत द्वारा डैश लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा 123 का ऑपरेशन सद्भाव। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सद्भाव। आगे है, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 124 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जहानाबाद। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, चलिए इसके बारे में ठीक है, 124 का इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। 12 से लेकर 13 सितंबर 2024 को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा जहानाबाद में सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बीबी कमाल के दरगाह पर वार्षिक उर्स के अवसर पर मध्य विद्यालय काको परिसर में सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर हम लोग। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया सीमेंट स्टेशन। इसको स्टार मार्क कर रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाल ही में पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया था। चलिए आगे चलते हैं। 126 डैश में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, कौन है? आंसर हो जाएगा आपने लेखा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। चलिए आगे चलते हैं 127 की ओर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? आंसर हो जाएगा आपका स्थान रहा 39। आगे है, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता है? आंसर हो जाएगा 128 का आपके लिए सी, यानी कि तीसरा, यहाँ पे होगा तीसरा, यहाँ पे भी होगा तीसरा। आगे 128 ने हाल ही में मिनकीडिया जनजातियों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनों पर आवास अधिकार प्राप्त हुए मनकीडिया जनजातियों को यह अधिकार किस राज्य से मिला है? 129 आंसर हो जाएगा आपका ये उड़ीसा की जनजाति है। डायरेक्ट पूछेगा मनकीडिया कहाँ से संबंधित है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे है 130 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का आपको चयन करना है, केवल दूसरा वाला सत्य है, वो क्या है देख लीजिए। इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने और इसका इलाज करने और रोकथाम करना है। आगे देखिए 131 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः कौन से राज्य हैं? आंसर हो जाएगा आपका ए, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाले दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जॉर्डन। आगे है, श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? 133 आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। आगे, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाले प्रायोगिक संयंत्र का प्रारंभ कहाँ किया गया है? 134 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुणे में। आगे 135 भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? 135 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे, नाबार्ड के सहयोग से किस संस्थान में GI टैग सुविधा केंद्र खोला जाएगा? 136 आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 बिहार निम्न में से किन के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? 137 का आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सही है। क्या है वो देख लीजिए, लीची, मखाना और मशरूम में। आगे चलिए 138 की ओर। अगस्त 2024 तक बिहार में UPI ट्रांजैक्शन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? 138 का आंसर हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण। भारत ने किस देश को हराकर पाँचवीं बार मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? आंसर हो जाएगा चीन को हराकर। 140 कर्नाटक की निगरानी शुगर्स लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपए में किस चीनी मिल का अधिग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि रागी चीनी मिल सीतामढ़ी। रागी चीनी मिल सीतामढ़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 के टोटल 140 क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप एडिटोरियल टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ पर सारी जानकारी दे दी गई है कि कैसे आपको वहाँ पर जुड़ना है, कैसे आपको PDF प्राप्त होगा। जैसे ही